हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की न्यूज़ की। एक्चुअली में झारखंड में अभी तक कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट है यहाँ की वो कोलैप्स कर गई है, गवर्नमेंट गिर गई है क्योंकि ईडी ने जो यहाँ के सीएम है राइट उनको गिरफ्तार किया है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ उनको समन गया था। नाउ यहाँ पे जो इनकी पार्टी है वो महागठबंधन के साथ कोई भी जो है अपना बहुमत एक तरह से कह सकते हैं नहीं बता पा रही है। बता पा रही मैं यूँ कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग न्यूज एजेंसी में अलग अलग न्यूज़ चल रही है। कहीं पे 42 एमएलए का साथ, कहीं पे 43, कहीं पे 47 चल रहा है। बट समहाउ जो कुछ भी हो हम ये देख पा रहे हैं कि अभी यहाँ के जो गवर्नर हैं राइट उनके साथ ये जो पार्टी के लोग हैं वो मिल कर के ये तय नहीं कर पाए हैं, अभी तक मीटिंग नहीं कंडक्ट हो पाई है कि कब जो है वो सीएम बनेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से चंपाई सोरेन को नए झारखंड के सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब बात करेंगे कि ये जो हमारे सीएम है मानी फॉर्मर सीएम ऑफ झारखंड राइट, तो ये सीएम को एमपी एमएलए कोर्ट में ले जाया गया है। वहाँ पे इनके ऊपर जो भी ट्रायल्स है वो चलेंगे। सो ये क्या न्यूज़ है हमारे लिए इसको हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल बातें भी यहाँ पे बहुत चल रही हैं कि वाई जो गवर्नर है वो जब बिहार में सरकार गिर जाती है तो बिहार से ही बॉर्डर शेयर करता हुआ या बिहार से ही अलग हुआ राज्य झारखंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं बन पा रही है। एक दिन बीत चुका है गवर्नमेंट गिरे हुए, तो उसके पीछे रीजंस है। रीजंस ये हैं कि देखिए जब तक जो कोर्ट है राइट, अब ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, समन दिया है, एलिगेशंस लगा है, कितना सही है कितना वैलिड नहीं है वो छोड़ सकती है, उनको नहीं छोड़ सकती है। तो वो एक कारण है। दूसरा ये कारण है कि जो डेटा है हो सकता है गवर्नर के पास ऑन पेपर कुछ और पहुंच रहा हो या पहुंचा ही नहीं हो और मीडिया में बातें चल रही हो। तो इस तरीके से भी एक हो सकता है। एंड थर्ड ये स्पेकुलेशन लगाया जा सकता है कि मे बी फिर झारखंड में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो अब यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एमपी एमएलए कोर्ट क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो है मैटर शुरू होता है 2017 से। 2017 में मद्रास कोर्ट में जो है एक तरीके से एक लेजिस्लेचर्स के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से एक कोर्ट होना चाहिए जो फास्ट ट्रैक मामले की सुनवाई कर सके। इसके लिए एक जो है पीआईएल दायर किया गया था और ये पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के पास पहुंचा और वहाँ पे इस पे डिस्कशन हुआ कि क्या एमपी एमएलए सच में डिज़र्व करते हैं कि उनके लिए अलग से एक कोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बाद में जो है काफ़ी सारी जो है ट्रायल्स के बाद, काफ़ी सारी डिस्कशंस के बाद, मीटिंग्स के बाद, रिपोर्ट्स के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि हाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। उससे पहले 2020 में, चूंकि मामला 2017 से चल रहा था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया क्या एक लीगली जो है हम कह सकते हैं लीगली फ्रेंड, कोर्ट का फ्रेंड, जिसको लीगल टर्म में कहते हैं एमिकस क्यूरिया। एमिकस क्यूरिया का जो मतलब होता है लीगल फ्रेंड ऑफ कोर्ट, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ये एक बॉडी भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आई मीन टू से, या इंडिविजुअल हो सकता है जो किसी भी कोर्ट के केस में इन्वॉल्व नहीं होता बट वो केस में हेल्प करता है जो है कोर्ट का, और वो एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है कोर्ट को, इसलिए फ्रेंड कहा जाता है कोर्ट का। और इनके डेटा के हिसाब से, इनके रिसर्च के हिसाब से भारत के अंदर अभी 4442 ऐसे एमपीज सॉरी 4442 क्रिमिनल मामले चल रहे हैं सिटिंग एमएलए, जिनकी संख्या 2556, यानी 2556 एमपीज और एमएलए हमारे भारत में छोटे बड़े ऐसे हैं जिनके ऊपर 4000 से भी अधिक क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। डेटा इज़ वेरी बिग राइट। अब यहाँ पे ये देखना है कि एमपी एमएलए के लिए अलग से ये रिजर्वेशन क्यों, कि उनके लिए एक अलग कोर्ट होना चाहिए। वो भी तो इसी देश के नागरिक हैं, तो उनके लिए अलग से कोर्ट का क्या प्रोविजंस है। उसके पीछे यहाँ पे आर्गुमेंट ये दिया गया बिकॉज वो पब्लिक फिगर है, तो उनके लिए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा तो मामले की जो सुनवाई है वो त्वरित होगी। कोर्ट का आर्गुमेंट था कि जो जजमेंट होना चाहिए वो ऑफेंस सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि ऑफेंडर सेंट्रिक होना चाहिए। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ये माना गया है
कि जो मामले होंगे एमपी या एमएलए से संबंधित वो उनके ऑफेंस सेंट्रिक ही होंगे और वो त्वरित तौर पे निपटारे के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना अनिवार्य है। इसी के कारण भारत के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 12 स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट बनाने की जो है परमिशन दे दी 2020 में, जिसे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एमपी एमएलए के लिए अलग से कोड बनाना पड़ रहा है और इतने सारे मामले क्रिमिनल्स मामले कैसे हैं एमपी एमएलए के ऊपर। तो उसके पीछे रीज़न है नंबर वन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनलाइज्ड हो चुका है, बिकॉज हमारे यहाँ जो टिकट है वो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोगों को ही दिया जाता है। जो मसल्स मैन होते हैं जिनके सोसाइटी में रुतबा होता है उनको ही टिकट दिया जाता है, क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। और पता नहीं जो जनता है शायद उनको ये विश्वास होता है कि ये आदमी जो है वो हमारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा, या फिर ये होता होगा कि उनको डरा के वोटिंग कराया जाता होगा। आई डोंट नो, वी डोंट नो कि क्या रीज़न है, बट देखा यही गया है कि जो मसल्स मैन है वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते। उसके पीछे रीज़न मुझे कहीं लगता है ऐसा पर्सनली कि जो है फिल्म में जो क्रिमिनल्स का रूप दिखाया जाता है कि क्रिमिनल जो है बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके साथ गलत होता है इसलिए वो क्रिमिनल बन जाता है और सोसाइटी के लिए वो मसीहा होता है। तो कहीं न कहीं लोगों का ना ट्रस्ट उधर जो है बिल्ड होता है, और जो पुलिस सिपाही होते हैं उनको हमेशा करप्ट दिखाया जाता है। इस वजह से भी ऐसा लगता है कि सच में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट ये एक कारण भी है माइंडसेट तैयार करने में। और दूसरा जो इंडिपेंडेंस हमारा हुआ वो भी एक कारण है कि जो पुलिस अथॉरिटी थी वो अंग्रेज़ों की थी, और जो नेता थे वो इस तरीके का मास लीडर हुआ करते थे। तो शायद कहीं न कहीं एक हमारे मतलब होता है ना कि ट्रेडिशन में आ गया है ये चीज़। इस कारण से जो एमपीज़ एमएलएज़ हैं उनको ज़्यादा टिकट मिलती है, ज़्यादा उनके जीतने की संभावना होती है, इसीलिए उनके ऊपर मामले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मामले फेक होते हैं, मैं कह रही हूँ मामले ज़्यादा होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एडीआर का रिपोर्ट अगर हम देखें, राइट, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2014 में जितने एमपी एमएलए जीत के आए थे, 2019 में जो एमपी एमएलए जीत के आए हैं उनमें क्रिमिनल क्रिमिनल जो है वो 26%, मतलब उनकी संख्या अधिक है 2014 के कंपैरिजन में। एमपीज एमएलए 26% अधिक है क्रिमिनल बैकग्राउंड से 2019 में। क्या हमारे संविधान में कोई इनके लिए व्यवस्था नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है? तो देखिए हमारा जो पीआर एक्ट 1951 का सेक्शन 8 ये कहता है कि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं तो उनको ये डिटेल देना पड़ता है कि उनके ऊपर किस तरह के मामले चल रहे हैं। बट कहीं पर रोक नहीं है, ट्रायल चल रहा है तब तक आप जो है नॉमिनेशन भर सकते हैं। जब तक आपके ऊपर वर्डिक्ट नहीं आ जाता कि आप चोर हैं, गुनाहगार हैं, आपने क्राइम किया है, तभी आपका नॉमिनेशन कैंसिल होगा या आपकी सदस्यता कैंसिल होगी। लेकिन अनटिल अनलेस आप ये काम कर सकते हैं। तो ये अप टू यू है, अप टू यू मतलब जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर है कि वो कोई लॉ बना सके हार्ड एंड फास्ट जो इम्प्लीमेंट किया जा सके और उनको फॉर्म भरने से ही, नॉमिनेशन भरने से ही रोका जा सके। अब देखेंगे 2020 में जो है कोर्ट ने फाइनली एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया, और जो है भारत में फिर सेटअप हुआ 12 स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए के ट्रायल के लिए, जो 10 राज्यों में है हमारे, राइट। और यहाँ पे हम देखेंगे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका सभी जगह एक एक कोर्ट है, बट जो दिल्ली है वहाँ पे 2 कोर्ट हैं। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें बहुत ध्यान से समझना है कि अभी राइट नाउ केरला और बिहार का जो स्पेशल कोर्ट है वो ऑपरेशन में नहीं है, राइट नाउ ऑपरेशन में नहीं है, राइट। ये वेरिएबल है, समय पे होगा। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की, आरबीआई से संबंधित न्यूज़ है। आरबीआई ने बैन किया है पेटीएम के सारे ट्रांजैक्शंस की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है, जो लोन वो प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर बैन लगाया गया। कुछ बैन अभी से लागू है और कुछ बैन जो है 29 फेब से लागू होंगे। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो पेटीएम एक बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है, क्योंकि भारत में ये कैटर करती है 500 मिलियंस इंडियंस को, जिसमें से 300 मिलियंस जो है वो पेटीएम का वैलेट यूज़ करते हैं, और 300 मिलियन जो पीपल्स हैं वो पेटीएम का अकाउंट्स यूज़ करते हैं। लेकिन इनके ऊपर बहुत सीवियर एलिगेशन लगे हैं, और वो एलिगेशन है परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस एंड कंटिन्यू मटेरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। मतलब इनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं आरबीआई के द्वारा कि ये आरबीआई के नियमों का नियमित रूप से उल्लंघन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। और सुपरवाइजरी जो कंसर्न है, मैंने जो गाइडलाइंस जारी किया, जो गाइडिंग प्रिंसिपल है आरबीआई का, उससे भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में बात क्या है, देखिए, ऐसा
चल रहा है न्यूज़, ऐसा वाइब्रेंट न्यूज़ चल रहा है कि जो आरबीआई है, राइट, उनका जो नॉर्म्स है, दैट इज़ अ केवाईसी नॉर्म्स है ना, केवाईसी नॉर्म्स के अंदर जितने भी बैंक होते हैं वो अपने कस्टमर का डेटा अपने पास रखते हैं। जितनी भी उनकी आईडीज़ वगैरह होती है, एड्रेस वगैरह होता है, या जो भी उनका बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि आधार कार्ड से संबंधित होता है, तो ये सभी डेटा बैंक के पास होता है कस्टमर का, बट बैंक इस डेटा को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकती। ये जो है सुपरवाइजरी गाइडेंस है जो हर बैंक को, हर फिनटेक ऑर्गेनाइजेशन को, जिन जो ये डेटा रखने की कैपेसिटी रखते हैं, उनको ये फॉलो करना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है, बट पेटीएम ऐसा नहीं कर रही थी। ऐसा ये रिसर्च में मालूम चला है, न्यूज़ में मालूम चला, बट आरबीआई की तरफ से ओपनली कुछ नहीं कहा गया है। मे बी 29 फ़रवरी के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो। बट यहाँ पे देखा गया है कि जो चाइनीज़ कंपनी है जिसने 10% स्टेक जो है शेयर्स खरीदा है दिसंबर में, जो पेटीएम है, राइट, उसके बाद से ये जो रूल है वो लगातार भंग करता आ रहा है पेटीएम, और इसके ऊपर आरबीआई ने ये स्टेप्स लिया है, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो है हमारे यहाँ लॉन्च किया गया 1 फ़रवरी से 4 फ़रवरी तक दिल्ली में चलेगा। जो हमारी जो रिच ट्रेडिशनल है, योगा, आयुर्वेदा, हमारा जो यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी है ना, न्यूट्रोपैथी, इन सभी का यूज़ करके जो हीलिंग होता है, राइट, जो ट्रेडिशनल हीलिंग की जो हमारी लेगेसी है हेल्थ केयर में, उसको जो है शोकेस किया जाएगा, जिसमें हर दिन हर घर आयुष जो है उस एक तरह का स्लोगन के तौर पे, कैंपेन के तौर पे यूज़ किया जाएगा हमारे मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, जिसमें हम देखेंगे लगभग 12,500 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, लगभग 9,000 से अधिक जो है वेलनेस सेंटर्स पूरे देश के अंदर सेटअप किए जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, जिसके कारण ये इम्पॉर्टेंट हो भी जाता है, वो है GCTM, दैट इज़ अ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि WHO के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, जो कि फर्स्ट एवर स्टेप है आयुष मेडिसिन के तरफ WHO का। गुजरात में ये जूनागढ़ में सेटअप किया गया। ना हम देखेंगे जो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा न्यू 8 फ्लाइट जो है वो आपके लॉन्च किए गए हैं अयोध्या से। अयोध्या को कनेक्ट किया गया है अन्य शहरें, बड़े शहरें जैसे कि दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु से। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड क्लास का जो है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना, दैट इज़ अ जेवर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राइट। ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारे यहाँ पॉलिसी बनी थी 2008 में, दैट इज़ अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी, और इसके तहत 21 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाने थे सरकार को, जिसके लिए 2 स्टेप्स फॉलो करने थे। नंबर 1, ये जो पॉलिसी है इसके गाइडेंस को फॉलो करना था। नंबर 2, क्लियरेंस लेना था। क्या क्लियरेंस लेना था? किस तरीके का जो एयरपोर्ट होगा, कहाँ होगा, लैंड एक्विजिशन का क्या मामला है, या वगैरह वगैरह जो भी रिलेटेड इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं उनको फॉलो अप करना था, राइट। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो जो है वो अपना एयरपोर्ट बना सकती है, दोनों के सहयोग से बनेगा या इंडिविजुअल स्तर पे, यानी सेंटर के फंड से या फिर स्टेट के फंड से बनेगा। तो इस तरीके से हमारे अन्य राज्य में ये जो है ग्रीनफील्ड बनना था, 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना था। राज्यों का नाम आप एक बार देख सकते हो, इम्पॉर्टेंट एज मच नहीं है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारे 21 में से 9 ऐसे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं जो कि ऑपरेशनलाइज्ड हैं। तो एक बार से आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको लगे तो नाम पढ़ सकते हो, बट एज मच रिलेवेंट नहीं है राइट नाउ। ये याद रखना है कि इस बार के बजट में, अभी जो इंटरिम बजट हुआ था, उसमें 149 एयरपोर्ट्स हमारे देश में अभी हैं, ये बताया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स कितने हैं ये याद रखना है। सबसे अधिक कौन से राज्य में है ये आप याद रख सकते हो, लेकिन हर राज्य में कितने कितने हैं इतना याद रखने का अभी टाइम नहीं है, नहीं याद करेंगे तो चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप स्टेट लेवल की परीक्षा दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं। श्रिंकिंग मून कॉजिंग जो है वो मून अर्थक्वेक के लिए एक लूनर जो साउथ पोल है वहाँ पे ये न्यूज़ एक तरह से हम देख सकते हैं कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि मून जो है वो श्रिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ, हम देखेंगे, अर्थक्वेक,
नॉट सॉरी, दिस इज़ अ मून क्वेक एक्चुअली। तो ये मून क्वेक क्या है? देखिए, नासा ने आर्टेमिस 3 लॉन्च करना है अभी, और उसके लिए नासा जो है मून के सरफेस को स्टडी कर रही थी, बट मून के सरफेस को स्टडी करने में उनको ये जो है इंफॉर्मेशन गैदर वो कर पाए कि जो मून का सरफेस पे जो गड्ढे हैं वो काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं, और धीरे धीरे वो गड्ढे अलग तरीके से श्रिंक कर रहे हैं, उनकी साइज़ जो है वो डाया जो है उनका छोटा और अलग तरीके का श्रिंक हो रहा है। तो ये कैसा ऐसे हो रहा है? एक्चुअली में जब इंटरनली जब मून हीट होता है, तो वहाँ पे एक तरह से जो है वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और क्वेक वाला सिचुएशन, अर्थक्वेक जिसमें जिसमें क्वेक आता है, तो अर्थक्वेक की तरह ही मून क्वेक जो है भूकंप की तरह ही वहाँ पे चंद्रमा पे भी कंपन स्टार्ट होता है, मून क्वेक स्टार्ट होता है, और उसके कारण से ये गड्ढे जो होते हैं बड़े हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ मून का जो कॉम्पोजिशन है, उसका जो सरफेस है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे अर्थ से, राइट। तो उसके बाद जैसे टेम्परेचर डाउन होता है, फिर ये जो है इन यहाँ पे जो है इस तरह के जो गड्ढे बन जाते हैं वो श्रिंक करने लगते हैं। ये सिमिलरली वैसा ही है जैसा कोई फ्रूट जो सूख जाता है, और इस तरीके का वहाँ पे आपको सरफेस देखने को मिलता है, टेक्सचर देखने को मिलता है श्रिंक किया हुआ, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आर्टेमिस 3 के लिए, क्योंकि इस तरह का जो सरफेस होगा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा, और काफ़ी हाई चांसेस होता है कि इसमें जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाए। हमने देखा था जो इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, वो सॉफ्ट लैंडिंग हमारा सक्सेसफुल कर पाया था, वाइल हमसे ज़्यादा खर्च करके रशिया ने जो मून मिशन सेटअप किया था वो उनका नहीं सक्सेस हो पाया। और अभी इसके बाद हम देखेंगे आर्टेमिस का नंबर है नेक्स्ट ईयर, इस ईयर के एंड में एक्चुअली। तो ये मे बी कॉम्प्लिकेटेड होगा, और चाइना के लिए तो बहुत ही दुखदाई हो सकता है, बिकॉज चाइना का सपना है कि वहाँ पे वो कॉलोनी सेटअप करे, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मून क्वेक के बारे में हमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमें जानना चाहिए कि किस तरीके से जो है वहाँ का सरफेस चेंज होते रहता है ना, और प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो ये था आज का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, हमने डिस्कस किया डिटेल से आपके साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।